हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैज और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। एमएलए का इलेक्शन करीब है और जगह जगह पर हम जा जाकर आपको सर्वे दिखा रहे हैं और पब्लिक का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भिवंडी की पब्लिक ने एमपी तो चुन लिया, अब बारी है एमएलए चुनने की। तो देखते हैं कि भिवंडी की पब्लिक किसको चुनती है और क्यों। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह की पब्लिक यहां पर आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पब्लिक यहां पर मौजूद है और वो किस किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं और क्यों। मैं खड़ा हूं मेट्रो होटल के पास, बंजारपट्टी नाका, नदी नाका, मेट्रो होटल। तो चलिए यहाँ के लोगों का रुझान जानते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम सैफ अंसारी है। तो आपका वोट किस तरफ आता है, ईस्ट में या वेस्ट? वेस्ट में। वेस्ट में आता है। तो फिर क्या लगता है आपको इस बार वेस्ट में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो भिवंडी शहर को बदलने की ताकत रखता है? देखिए, भिवंडी शहर में जितने भी नेता है कोई भी इस काबिल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और अभी मुंबई से एक वारिस पठान साहब जो एमआईएम से कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर तरीके से। क्या लगता है कि वारिस पठान मुंबई से आकर भिवंडी में विकास कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो कभी भिवंडी देखा भी नहीं, इलेक्शन से पहले तो कभी भिवंडी में नजर भी नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भिवंडी वो आते जाते रहते हैं, हमें मालूम है, उनको भिवंडी के हालात मालूम है। तो असद अवैसी साहब ने उनको यहाँ पे घोषित किया है कि भिवंडी से जाके वो इलेक्शन लड़े। मतलब कोशिश कर दिया तो इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा कुछ मामला है? वोट बैंक जो होता है वो एक बहुत बड़ी तादाद चाहिए उसके लिए। वोटिंग भिवंडी वेस्ट का तकरीबन 55% एरिया उनको वोट करेगा, तब जाकर वो जीत कर आएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं वजह है जो वारिस पठान को भिवंडी शहर में भेजा गया इलेक्शन लड़ने को। आज हमारे भिवंडी शहर में बहुत सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन हमारे कौम की जब बात आती है, शरीयत की बात आती है, तो इंडिया अलायंस के नाम पे बहुत सारे मुसलमान उसमें हैं, महाविकास अघाड़ी के नाम पे बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन हमारी शरीयत पे बात आती है, वो क्यों नहीं आगे आते? बात यहाँ पर सिर्फ शरीयत की नहीं है ना, बात तो शहर को संभालने की भी है। तो शहर बात सिर्फ शरीयत की रहेगी तो फिर ना क्या हालत है हमारे शहर की। हमारे भिवंडी के जितने भी नेता है वो शहर को दिमाग की तरह खा गए। आज देखो हमारा शहर कैसा है, एजुकेशन का हाल देखो कैसा है, बहुत सारे मसले मसाइल है जो हालात एकदम बदतर हो गए। क्या लगता है कि एमआईएम भिवंडी शहर में कैसे काम कर पाएगी, जबकि एमआईएम पिछले कई सालों से भिवंडी शहर में है? उन्होंने भिवंडी शहर के लिए क्या किया, बताइए आप। इस बार देखो, भिवंडी शहर में पहली बार तो एमआईएम बहुत सालों से सोशल वर्कर काम कर रही है, लेकिन भिवंडी शहर में कभी कोई नगर सेवक नहीं रहा, एमआईएम का कोई रहा नहीं। और भिवंडी शहर में जितने भी लोग सत्ता में थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो इस बार हमारी अलग सोच है एमआईएम पार्टी की, असद अवैसी साहब की, जो एक मजबूत कैंडिडेट भिवंडी शहर को दिया गया है, जो मजबूती के साथ लड़ेगा भी। और वो पहली बात तो एडुकेट है, पढ़े लिखे हैं, है ना। तो इस वजह से उनको यहाँ भेजा गया है। वो अच्छी तरीके से काम करने की सलाहियत रखते हैं। लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं कि बायकल्ला में वो हारे हुए कैंडिडेट है, बायकल्ला में एक बार जीते, फिर दोबारा से पब्लिक ने उनको जीतने नहीं दिया। तो फिर पहली बार तो उन्होंने जीते, दूसरी बार इलेक्शन लड़ा वो हारे, लेकिन उनका वोट का परसेंटेज देखिए, पहली बार जितना वोट उनको मिला था उससे 10% ज्यादा मिला। मतलब पब्लिक उनको पसंद करी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग सामने वाले को ज्यादा पसंद करी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे 2-4 और भी खड़े हो गए थे, इस वजह से वोट बंटने की वजह से वो हार गए। लेकिन अगर वो वोट परसेंटेज अगर घटा तो आप बोल सकते, सवाल कर सकते थे कि उनको वोट कम मिला या पब्लिक ने पसंद नहीं करी। लेकिन वोट का परसेंटेज पहले से ज्यादा बढ़ा, मतलब पब्लिक उनको पसंद करी, लेकिन कुछ वोट बंटने की वजह से वो हार गए। समझ रहे हो? अगर मैं इसको उल्टा देखूं कि कुछ वोट बटे इसलिए वो हार गए, तो यहाँ पर भी तो यही मामला है कि जब वोट बटेंगे तो कोई और जीत जाएगा। सही बात है, आपकी सही बात है। यहाँ पे वोट बंटने की वजह से तो हार सकता है, लेकिन आप देखेंगे टिकट किसको मिला है। महेश चौगुले को मिला है बीजेपी से, दयानंद चौरगे को कांग्रेस से मिला है, एमआईएम को टिकट मिला, वारिस पठान को मिला है। 3 कैंडिडेट जो टिकट से लड़ रहे। बाकी जितने भी कैंडिडेट, रियाज आजमी भी तो है ना। कहाँ है? रियाज आजमी है ना, समाजवादी पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी से फॉर्म भरा। तो समाजवादी से भरे, लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन उनको तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? वेस्ट में वैसे भी गठबंधन नहीं है। वेस्ट में ऐसा कैसा गठबंधन नहीं है? वेस्ट में कहाँ है गठबंधन? गठबंधन वो तोड़ रहे हैं ना, गठबंधन तोड़ना पड़ेगा उनको, जब जाके वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अभी देखो, असद अवैसी साहब ने इतना अच्छा काम किया है। पहले तो लोग 20 दिन बोलते थे, ठीक है, नहीं भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं ना। तो जो बोलते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी एमआईएम पार्टी इस बार चुनाव लड़ा रही है, आप देखेंगे कोई भी महाविकास अघाड़ी का कोई मुसलमान कैंडिडेट है तो असद अवैसी साहब ने उनके सामने उतारा नहीं लड़ने के लिए। लेकिन समाजवादी के अबू आसिम आजमी साहब ने क्या कर रहे हैं? मुसलमान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी के अबू आसिम आजमी साहब एमआईएम को या मुसलमान को तोड़ने का काम करे, ना कि जोड़ने का काम करे। उनको सीट नहीं मिल रही है, ठीक है। महाविकास अघाड़ी में लड़ने के बावजूद भी 5 सीट मांग रहे थे, कुछ 5 सीट या 7 सीट, तो 2 सीट बोल रहे थे कुछ नहीं, मैं सुना तो 5 या 7 सीट मांग रहे थे, उनको 5 या 3 भी नहीं मिल रही सही से। तो उनको महाविकास अघाड़ी तोड़ना पड़ेगा।
और इम्तियाज जलील साहब ने, उन्होंने महाविकास आघाड़ी से मिलकर काम करने के लिए बोला कि आघाड़ी सरकार में हमको भी लो। आप भी टीम हमें बोलते हो ना, है ना, तो आप बीजेपी को हराने के लिए कहते हो तो हम साथ में आके बीजेपी को हराएंगे। लेकिन उन्होंने महाविकास आघाड़ी में इम्तियाज जलील को क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुसलमान अगर महाविकास आघाड़ी में आएगा तो शरीयत के ऊपर बात कभी आएगी। या विकास आघाड़ी तो खुद मुसलमानों का टिकट मांगती है, वोट मांगती है ना, तो वोट उनको वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को नेता नहीं चाहिए, उनको लीडर बनने देना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। इंडिया अलायंस में तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पब्लिक ये बोलती है कि MIM जो ये है वो हमेशा यही क्यों बोलती है कि हमें मुस्लिम कैंडिडेट ही चाहिए, क्यों इस तरीके की बात? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात। आज आप उधर हैदराबाद में देखिए, आप हैदराबाद में देख लीजिए, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। यूपी बिहार में देख लीजिए, हिंदू भी कैंडिडेट MIM से है, मुस्लिम भी है। समझ रहे हो? ऐसा कोई बात नहीं है। सेकुलर लोग अपने नाम को लगाते हैं और पार्टियां, लेकिन असल में हम सेकुलर है। समझ रहे हो? हमारी पार्टी सेकुलर है, पर हम है ना गाते नहीं है, बताते नहीं। हम क्या हो रहा है मालूम है, जब भी MIM का नाम आता है, MIM के जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, अगर MP के इलेक्शन में देख लो आप, MLA के इलेक्शन में, नगर पालिका के इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में देख लो, MIM जब भी बीच में आती है वो कहते हैं कि उसका सीधा सीधा फायदा अपोजिशन को हो जाता है, जो भी सामने वाला खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक जो मुस्लिम का है वो बढ़ जाता है। तो मुस्लिम अगर एक तरफा होकर वोट करना चाहते हैं तो MIM बीच में आती है, MIM बीच में आती है तो उससे वोट बढ़ता है और सामने वाला जीत जाता है। इस तरह की बात है। इम्तियाज जलील साहब ने महाविकास आघाड़ी को क्या बोला? साथ में काम करने को, ठीक है, मिल गया, बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि तुम जहां से भी लड़ाने बोलोगे, जितने भी कैंडिडेट उतारने हम कम कैंडिडेट में लड़ाएंगे, तुम जहां नहीं बोलेगे वहां नहीं लड़ाएंगे, लेकिन मिलकर काम करेंगे। MIM पार्टी की अगर मैं बात करूं सर, MIM पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इनकी खुद आपस में नहीं बन रही है, दो तीन में बटे हुए हैं, तो वोट कैसे करेंगे आप? दो तीन दिन मैं समझा नहीं। शादाब उस्मानी का अलग ग्रुप है, खालिद गुड्डू का अलग ग्रुप है। मैं भिवंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर महाविकास आघाड़ी साथ में नहीं ली और लोग बी टीम बोलते हैं, साथ में लेना नहीं चाहते, बी टीम क्यों बोलते? क्योंकि बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए जब महाविकास आघाड़ी में लेने के लिए बोला गया तो लेते नहीं, तो हम अपनी मर्जी से हम कैंडिडेट कहीं में भी उतारेंगे। बाद में आप बोल सकते हो क्या बी टीम में, क्योंकि तुमको बीजेपी से कोई लेना देना है नहीं, ना हराना है, ठीक है। तो ये सब है ना सिर्फ बोलने की बात। भिवंडी शहर में MIM के कुछ काम बताइए आप, जो आपने देखा होगा कि हाँ MIM ने भिवंडी शहर को सपोर्ट किया। भिवंडी शहर में सोशल वर्कर के जरिए बहुत सारा काम किया है, जैसे कि कभी भी हुजूर के सामने गुस्ताखी, सबसे पहले लब्बैक, ये दीनी मामला है सर, ये दीनी मामला है। तो ये दीनी मामला है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो लीडर हम चुन के लाते हैं तो हमारा काम क्या रहता है, एजुकेशन से लेके पानी, सड़क, इसी के साथ साथ हमारी जो हिंदुस्तान की जो एक कल्चर है उसके ऊपर भी हम लीडर के ऊपर भरोसा करके वोट डालते हैं कि भाई कल को हमारे धर्म पे कुछ बात आएगी तो तुम हमारे लिए खड़े रहोगे। कोई आम आदमी जाके नहीं खड़े रह के बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। जो बनता है वो सरकार के जरिए बनता है। बीजेपी सरकार के लिए जो कानून बने, ये तलाक का बिल का मसला हो गया और वक्फ बोर्ड का मसला हो गया, तो ये सेकुलर पार्टियां बोलती नहीं है, तो पार्टी बोलेगी ना। समझ रहे? तो हर चीज है ना पार्टी से होता है, नेता लोग से ही होता है। समझ रहे हो? क्या लगता है इस बार मतलब वारिस पठान वेस्ट से आने वाले? पठान वेस्ट से अच्छा हमारे कैसे आएंगे? क्योंकि अलग अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एक एरिया महेश चोगले का, एक एरिया रियाज आजमी का, एक एरिया देखा जाए तो दयानंद चोरगे का, एक एरिया विलास पाटिल का। वारिस पठान का एरिया कौन सा? वारिस वो तो अभी आए हैं, वोट बैंक तो उनका है नहीं। फिर देखिए रईस शेख भी ना 10 दिन पहले आए थे, है ना, उनको कोई जानता था क्या? लेकिन उन्होंने सोच रहे हैं कि इस बार हमारे साथ भी कुछ वैसा होने वाला है। नहीं, हम वैसा सोच रहे नहीं है, हम काम की बुनियाद पे हमने काम किया है। जो है वो समाजवादी का एक सिंबल है उनके पास। हिंदुस्तान के लेवल पे वारिस पठान ने काम किया है। कभी भी कोई भी मुद्दा हुआ हमारी शरीयत पे या कोई भी मुद्दा हुआ, जैसे हमारा सलमान अजहरी का मसला ले लो, कोई भी नेता आया क्या? नहीं आया, वारिस पठान ने आए सबसे आगे। भिवंडी में मतलब हुआ वारिस पठान आए, तो हर मसले में जब वारिस पठान साहब आ रहे, मजलिस आ रही है, तो मजलिस का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे वेस्ट वाले? करेंगे। और पब्लिक ये सवाल जानना चाहती है कि जो भी आप लोग मसला बता रहे हो, ये सारा मसला शहर की तरक्की से रिलेटेड है ही नहीं। देखिए ये शहर की तरक्की से रिलेटेड नहीं है, ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि उनकी सोच कैसी है। आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम नुमाइंदा हो और मुस्लिम की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आवाज उठनी चाहिए। नहीं, अभी हमने सर्वे किए, बहुत जगह मिला है वारिस पठान साहब को, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। वो ऐसी सोच की नहीं है कि खाली मुसलमान के नेता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम है ना, हम भिवंडी में सब एक मिलजुल के रहते हैं। खाली आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, मेरा कहना है कोई किसी के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो किसी को खड़ा होना, जैसे हिंदू के खिलाफ कोई मुस्लिम बोल दिया, बोलता नहीं, एक बात मिसाल दे रहा हूँ, तो हिंदू समाज का कोई लीडर रहेगा तो समझाएगा ना भाई क्यों बोल रहा है, तो वैसे मुस्लिम समाज का कोई नेता रहेगा तो उसको बोलना चाहिए। लेकिन और जो सेकुलर नाम के जो मुस्लिम का वोट लेते हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं? उनको बोलना चाहिए ना। और रही बात
डेवलपमेंट की भिवंडी शहर का, इसके ऊपर हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। हम वारिस पठान साहब से बात कर रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज बताया गया है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या कहते हैं भाई? सवाल बातों से कितना सहमत है कि भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान आना चाहिए? देखिए, भिवंडी वेस्ट से वारिस साहब क्यों आने चाहिए, उसकी मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि जो हमारे ऑटो के ठेकेदार सेकुलर पार्टियां हैं, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तो जो बहुत मशहूर सेकुलर पार्टी के लीडर है डॉक्टर जितेंद्र आहवाड़ साहब, उन्होंने क्या कहा कि अरे मुसलमानों आप थोड़ा खामोश हो जाओ भाई, ये सब इलेक्शन नजदीक है इसलिए ड्रामा हो रहा है, आप थोड़ा खामोश हो जाओ। तो मेरा उनसे ये कहना है कि सर मैथ हमने भी पढ़ा है, गणित हमने भी पढ़ा है, हमको पता है इलेक्शन करीब है इसलिए ड्रामेबाजी की जा रही है, एक दूसरे के मजहब पे कीचड़ उछाया जा रहा है, हमको पता है साहब। मेरा उनसे ये सवाल है कि सर क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है, हम हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी है क्या, हम गाली खाने के लिए है क्या, हम गाली खाए हमें कोई भी कुछ कह के चले जाए और आपको के अरे आप खामोश रहो कुछ मत बोलो इलेक्शन के लिए हो रहा है, और हमारा नुमाइंदा क्यों जरूरी है, उसकी मिसाल इम्तियाज जलील साहब है। इम्तियाज जलील साहब ने जब लॉन्ग मार्च किया औरंगाबाद से यहाँ तक, तो उसका क्या नतीजा निकला, उसका ये नतीजा निकला कि दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी हो गई और नारायण राणे को आके ये कहना पड़ा कि मेरे बेटे से गलती हुई, उसको मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये शब्द नहीं वापरना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, ये आवाज उठाने का नतीजा है। अगर हम सेकुलर पार्टियों की मानते तो चुप होकर घर में बैठते। इम्तियाज जलील साहब ने जब बाहर निकल के लॉन्ग मार्च किया तो उसका नतीजा दोस्तों निकला कि नहीं, आप बताइए। नारायण राणे ने कहा कि नहीं कि मेरे बेटे से गलती हो गया। मैं ये कहूंगा कि इससे गज़वे तबूक की याद ताजा हो गई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉन्ग मार्च करके रूमियों के सरहदों तक पहुंच के लॉन्ग मार्च किया था, तो जो रूमी मुसलमानों पे हमला करने की फिराक में थे उनकी दिलों पे हैबत तारी हो गई थी और उन्होंने मुसलमानों से सुलह कर लिया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जरूरी है, हमारा नुमाइंदा, हमारा आवाज होना इसलिए जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत हुई झंडा बरदारी, अब अपनी पार्टी अपनी निशानी। लेकिन आप जो कह रहे हैं सर जी, क्या इस बेस पे लोगों को वोट देना चाहिए कि भाई ये हमारे नुमाइंदे होने चाहिए और इस तरीके की जो चीजें होती है उस पर आवाज उठाना चाहिए? बेशक हम मानते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए, बोले तो हर जो अपोजिशन वाले हैं या जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उस पर रोक लगाना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए। ये एक हो गई एक दीनी बातें, मजहब से रिलेटेड चीजें। लेकिन आज क्या है माहौल, आज आपके बच्चों का फ्यूचर कहाँ है, आज आपके पास हॉस्पिटल कहाँ है, आज आपके पास कॉलेज कहाँ है, आपके पास टेक्नोलॉजी कहाँ है? हम भी 2024 में जी रहे हैं, अब अमेरिका भी 2024 में जी रहा है। वहां पर तो इस तरीके की राजनीति नहीं हो रही है, वहां पर हर बच्चे को बराबर से टेक्नोलॉजी हो, स्किल्स हो, ये सारी चीजें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। भिवंडी कहाँ है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भिवंडी बेशक इन सब चीजों में पीछे है और ये भी जरूरी है हमारे बेशक इन चीजों में पीछे है, तो इसको आगे कब लाएंगे? मजहब भी देखना जरूरी, ये भी देखना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ वारिस पठान साहब जो है उन्होंने भाई खल्ला में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए तो फिर हारे क्यों? मुझे पता है आप वहां पे आने वाले, तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि जब वारिस पठान साहब जीते थे तो 25,000 वोटों से जीते थे और हारे थे तो 32,000 वोटों से हारे। पिछली बार जीते थे तो आबादी कम थी सर, 5 साल के बाद आबादी भी तो बढ़ेगी ना, वोटर्स भी तो बढ़ेंगे ना, तो जब वोटर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वोटर्स बढ़े और उनका वोटिंग परसेंटेज भी साथ ही साथ बढ़ा, लेकिन वहां पे सारे लोग एक हो गए और ये तय कर लिया कि वारिस पठान को हराना है, और जो मनसे का कैंडिडेट था वो बैठ गया, अगर वो रहता तो वोट डिवाइड होता और डिवाइड नहीं हुआ, इस वजह से हुआ रे। लेकिन वारिस पठान साहब ने जो भाई खल्ला में काम किए, आज भी भाई खल्ला के लोग हमसे मिलते तो कहते नहीं उन्होंने अच्छे काम किया। और जो भाई खल्ला का सबसे बड़ा मसला था जिससे भाई खल्ला के लोग पीड़ित थे, तरस थे, वो जर्जर इमारतों का मसला था। 70 साल से पुरानी इमारतें, 60 साल की पुरानी इमारतें जो कभी भी ढह सकती थी, वो वारिस पठान साहब थे जिन्होंने विधानसभा में आवाज उठाया और उनके लिए बजट लेके आए। और आप जाके देखोगे तो उन्होंने ये जो काम किया, ये बहुत बड़ा मसला हल किया मेरे भाई, क्योंकि हमारे भिवंडी में भी हादसा होते हैं, एक घर गिरता पूरे खानदान खत्म हो जाते। ये जो जर्जर इमारतों का मसला है, ये भाई जर्जर इमारतें सर तो नगर पालिका भी करती है ना, उसके ऊपर नगर पालिका करती है। फंड की आप बात कर रहे हैं, जर्जर इमारतें हैं 70 साल पुरानी हो गई, वो तो नगर पालिका का काम है।
नगर पालिका वालों को, मैं अपने भिवंडी के आवाम से कहना चाहूंगा कि जिस दिन हम ताकत में आ गए, खुदा की कसम इनको न दौड़ा दौड़ा के मारे न। मैं बताता हूँ क्यों। ये नगर पालिका वाले सिर्फ दलाली का काम कर रहे, सिर्फ दलाली का काम कर रहे। आपका घर तुड़वाना है क्या? मैं तुड़वा सकता हूँ, 5 लाख रुपए जमा करूंगा, मेरी उबैद भाई से दुश्मनी है, वो नोटिस मार देंगे कि जर्जर है, इल्लीगल। बिल्कुल बिल्कुल, इनके गिरेबान को पकड़ना बहुत जरूरी मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूँ वारिस पठान अगर जीत के आया तो मैं जुबान देता हूँ, ये जितने भ्रष्ट कर्मचारी बैठे, इनके गिरेबान को पकड़ने की जवाबदारी मेरी है। मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ और मैं देखता हूँ। आप 2 लाख दो, 3 लाख दो, किसके घर पे नोटिस लगाना है? आप भी हो इसी शहर में, कोई बड़ी बात तो गलत बात है। और आपने बहुत सारी रिपोर्टिंग भी इस बारे में की है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं महापौर का काम क्या है, तो किस लिए महापौर बने? अरे भाई फंड आके देखो, जब हम घर अपना बनाते तो किसी एक को जिम्मेदार कर देते कि भाई ये बजट है, मजदूरों की निगरानी करना है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो महापौर साहब का काम था, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप उससे कैसे भाग सकते हो भाई? नगर सेवक फिर क्या करेंगे? नगर सेवक क्या करेंगे? लेके बैठ जाएंगे। नगर सेवक का लीडर होता है महापौर।